हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा ये वीडियो यूपीएससी पीवाईक्यूज का 8वां सीरीज़ है। अगर आप अन्य 7 सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको अन्य वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप पिछले 10 वर्षों का कट ऑफ देखना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, तो हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का ट्रेंड देखना चाहते हैं कि किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के पहले हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है और निश्चित तौर पर हमें इन सारी चीज़ों से बिल्कुल फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपने पिछले 10 वर्षों का कट ऑफ नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। देखिए, जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है इसमें पिछले 10 वर्षों का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है और इसी के साथ साथ आप हिंदी में देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने इतिहास का ये चल रहा है हमारा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये सेकंड पार्ट है। देखिए, एक ही पार्ट में अगर वीडियो को बनाई जाएगी तो काफ़ी लंबा होगा, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको केवल एक ही विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसमें ये फ़ायदा है कि आप ईयरफोन लगाकर कुछ भी कोई भी काम करते हुए भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, ये हमारा पार्ट सेकंड है। आप अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम पार्ट भी है, क्योंकि इसी वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रश्न है वो कवर हो जाएगा। 2014 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को हमारे द्वारा इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पार्ट सेकंड है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 देना चाहते हैं तो पिछले 10 वर्षों के इतिहास के पूछे गए प्रश्नों की संख्या मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमारा सीरीज़ हिस्ट्री का है तो मैंने केवल व केवल इतिहास का ही बनाया है। अगर आप अन्य सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम प्रश्नों की बात करें कि इतिहास विषय से किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2014 में आप देख सकते हैं कि इतिहास से 20 प्रश्न बने हैं। देखिए, इतिहास कहने का मतलब ये है कि प्राचीन, मध्यकालीन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत से जो भी प्रश्न और इसी के साथ साथ कल्चर वाला जो आपका पार्ट है, ये सारी चीज़ें इतिहास के अंदर आ जाती हैं। तो 2014 में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, 2015 में 14 प्रश्न पूछे गए हैं, 2016 में 17 प्रश्न पूछे गए हैं, 2017 में 14 प्रश्न पूछे गए हैं, 2018 में 21 प्रश्न, 2019 में 15 प्रश्न, 2020 में 20 प्रश्न आपके इतिहास से बने हैं, 2021 में 21 प्रश्न, 2022 में 16 प्रश्न, 2023 में 13 प्रश्न आपके इतिहास से पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कुट का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखिए, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका ऑप्शन है, यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी संथाल का संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। तो दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सी सही होगा, यानी 1 और 2। देखिए, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो आप सभी को जैसा कि पता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और इसके बाद जो है परगने का जो निर्णय है वो कर लिया गया, जिसके जरिए
देखिए क्षेत्रों का जो है वो जो क्षेत्र थे, ठीक है, भागलपुर और बीरभूम, ठीक है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो जिलों से लिया गया। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष, जैसे कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। इन सारी चीज़ों को लागू किया गया जिससे कि संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न पता होगा क्योंकि संथाल विद्रोह काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 2018 में पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। देखिए इसमें दलित और आदिवासी की तो कोई बात ही नहीं चंपारण सत्याग्रह में। दूसरा सी ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। डी ऑप्शन है, रोपड़ फसलों और वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो अगर आपने चंपारण सत्याग्रह बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्या है। देखिए इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित होना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए चंपारण आंदोलन जो है 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय जो अधिकारी थे उनका अत्याचार बढ़ा और अत्याचार के विरोध में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। तो ये सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के द्वारा किया गया और इस प्रकार से पहली बार, ठीक है, देखिए पहली बार याद रखना है कि पहली बार किसान एक नए ढंग के नेतृत्व में एक राजनीतिक आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। इस आंदोलन में गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर तक जो है वो नेता बना दिया, ठीक है। ये जो आंदोलन था वो गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे जिससे कि ये होगा कि अगर आपको इससे बाद में प्रश्न पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह से तो आप आसानी से बहुत ही उसे प्रश्न को कर जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख दिया। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। पहला है ए ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, सी ऑप्शन है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी ऑप्शन है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसमें ये बताना है कि स्वराज्य सभा का जो है वो किसने 1920 में स्वराज्य सभा अपना नाम बदल कर रख दिया। तो देखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग, आप सभी को पता है कि इसने जो है 1920 में स्वराज्य सभा अपना नाम बदल कर रख दिया। देखिए होम रूल जो है वो होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था, ठीक है। क्या था? प्रथम भारतीय जन आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसका नेतृत्व तिलक, ठीक है, और इसी के साथ साथ श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो तिलक जी के द्वारा और श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया। और 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, तो अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख लिया। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो गया। और देखिए 2018 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको उपयुक्त में से बताना है कि कौन सा सही है। 2019 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। क्या योगदान दिया? स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो उपर्युक्त में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया। आप सभी को पता है कि स्वदेशी आंदोलन इसीलिए चलाया गया था कि जो हमारे देश के प्रोडक्ट हैं उनको
प्रोत्साहित किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। देखिए दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 ये जो दोनों कथन है बिल्कुल कथन सही है। देखिए आप सभी को पता है कि स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था और उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का, यानी कि जो अपने देश का जो भी प्रोडक्ट था उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे और गांधी जी ने इसको आत्मा कहा है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि स्वराज्य की इसे स्वराज्य की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। और स्वदेशी का मतलब है अपने देश का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उपयुक्त में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन, चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के, गिरमिटिया देख सकते हैं, गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। ठीक है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें देखिए केवल 1 और 3 सही होगा। ठीक है, 3 कथन सही होगा। 1, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन थे, बिल्कुल सही है। और भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है और दूसरा सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें व्यक्ति का नाम दिया गया है और इसके सामने पद का नाम दिया गया है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो पहला देखिए देख लेते हैं, पहला ऑप्शन सर तेज बहादुर सप्रू, इसमें क्या दिया गया है, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। ठीक है, दूसरा है केपी नियोगी, सदस्य संविधान सभा के पीबी जोशी। ठीक है, पीसी जोशी, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के। तो इसमें से देखिए बताना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो केवल एक बी ऑप्शन है 1 और 2, सी है 3 और डी है 1, 2, 3। तो देखिए इसमें जो सही है वो सारे कथन बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 ये डी ऑप्शन सही है, सारे कथन सही है। तो देखिए 2019 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। इसमें बताना है कि उलगुलान जो है और इसी के साथ उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना से संबंधित है। तो इसमें आपके सामने 4 घटना दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। देखिए 2020 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, दूसरा है 1921 के पामिला विद्रोह का। ठीक है, 1959-60 में नील विद्रोह का और 1800 है 1859। ठीक है, 1899 और 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। तो ये बताना है कि उलगुलान जो है वो किस घटना से संबंधित था। तो 1899 और 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से जो है उलगुलान संबंधित था। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के समय एक पुस्तक लिखी गई थी देरेश। ठीक है, देरेश कथा।
सॉरी देरेश नहीं है, देसेर कथा, ठीक है, देसेर कथा, जो कि लिखा गया था सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा। तो इसमें देखिए विचार कर बताना है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों का प्रेरित किया, ठीक है। और तीसरा है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के देश विशिष्ट संदर्भ के में किया गया, विशिष्ट संदर्भ के रूप में किया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें जो कथन 1 और 2 सही है, तीसरा बिल्कुल सही नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, और इसी के साथ साथ दूसरा भी बिल्कुल सही है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों का प्रेरित किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केवल एक कथन सही है, यानी 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। इसमें देखिए बताना है कि गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था उसमें क्या सम्मिलित था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शन देख लेते हैं। और देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा है, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा है, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति सॉरी। चौथा है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो है आपके सारे प्रश्न सही हैं, केवल तीसरा प्रश्न, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं पुलिस की ज्यादतियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कैसे सही होगा आप इसको सोचकर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। देखिए कांग्रेस संवैधानिक सुधारों को चाक चौबंद करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई थी, और इसी के लिए कुछ अन्य शर्तें भी थी कि ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सभी आदेश जो है वापस ले लेंगे। और इसी के साथ साथ गांधी जी को कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रपति वल्लभ सरदार भाई पटेल ने लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए भी अधिकृत किया। तो इस सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है। तो पहला है, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। और बी ऑप्शन है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों का सम्मिलित करने के लिए किया गया। सी है, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया। डी है, क्रिप्स के प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियल स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसमें देखिए बताना है कि कौन सा प्रश्न सही है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो ये 2021 में पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। AICC का क्या मतलब होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, आप सभी को पता होगा। और इसी के साथ साथ देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो है इसमें प्रस्ताव भी थे। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे। देखिए ये जो है 8 अगस्त 1942 को ये सारी चीज़ों का जो कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रस्ताव थे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए इस बैठक में मुख्य रूप से अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया, ठीक है। तो पहला प्रस्ताव देख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। यानी उनका पहला प्रस्ताव ये था कि भारत में जो भी ब्रिटिश शासन है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। दूसरा था, स्वतंत्र भारत की सभी प्रकार की फांसीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों में स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा।
तीसरा था अंग्रेजों को वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। जब अंग्रेज जाएंगे तो उसके बाद अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी कुछ समय के लिए, ठीक है। और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जाएगा और गांधी जी के संघर्ष का नेता घोषित किया जाएगा। यानी कि जो गांधी जी ने जितना संघर्ष किया है उनके संघर्ष को देखते हुए उनको नेता घोषित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है 8 अगस्त 1942 को AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अंगीकृत किया गया और इसमें जो मैंने अभी बताया ये सारे उसमें घोषणा की गई थी, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अंग्रेजी की अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। इसमें बताना है सॉन्ग जो है फ्रॉम प्रिजन से संबंध किसका है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी और डी है सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा संबंध है सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से। तो आप सभी को पता है कि जेल मोहनदास करमचंद गांधी गए थे तो इन्होंने ये जो है वो जेल में ही लिखा था। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के द्वारा। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे आप सभी को पता है कि बापूजी, राष्ट्रपिता, ये सारे नामों से इनको जाना जाता है। अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिकाव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंध है, इन्हीं का संबंध है। यह गीत उन्होंने पूना में जब जेल में कैद थे उसके दौरान लिखा और पहली बार इस गीत को 1900 आप याद रख सकते हैं कि 1934 में प्रकाशित किया गया और यह भारतीय गीतिकाव्य का अनुवाद है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसके रूप में इन चारों लोगों को याद रखा जाता है, तो यही हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्वदेशी और यहाँ पर आप देख लीजिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, बी है 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, सी ऑप्शन ही है संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में और डी है आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो इसमें से शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और यहाँ पर आप देख सकते हैं बख्शी जी को, यहाँ पर गुरबख्श सिंह ढिल्लो को याद किया जाता है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। इन तीनों लोगों को याद रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। देखिए 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं और इसमें से यहाँ बताना है उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे, ठीक है। तो पहला है बारिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, यहाँ पर सी है रास बिहारी घोष। तो यहाँ पर देखिए अगर हम गदर पार्टी के सक्रिय नेता के रूप में बात करें कि कौन जुड़े हुए थे, तो आप सभी को पता है कि रास बिहारी घोष जो थे वो गदर पार्टी के सक्रिय के रूप में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से केवल व केवल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रास बिहारी बोस जी के बारे में, ठीक है। ब्रिटिश राज के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ वे गदर विद्रोह के प्रमुख संचालकों में से भी एक थे। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की सैन्यकरण नीति के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। तो अगर आपसे बाद में प्रश्न पूछा जाए कि पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की, तो आप याद रखेंगे कि रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें पहला देखते हैं, ठीक है। पहला ये देखते हैं, पहला ऑप्शन है कथन 1 देख सकते हैं आप, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन ये है। कथन दूसरा देखते हैं, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला देख लेते हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है वो यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे।
दूसरा कथन है यानी बी ऑप्शन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 और कथन 1 की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। और सी ऑप्शन है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और डी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही है। देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें यही तीनों चीज़ें लिखे, चारों चीज़ें लिखे रहते हैं कि दोनों कथन सही है, और जो दूसरा कथन है वो एक की सही व्याख्या करता है, फिर दूसरा रहेगा नहीं करता है, और तीसरा रहेगा एक सही है दो नहीं सही है, और इसमें दूसरा रहेगा कि दो सही है एक नहीं सही है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में यही होता है कि अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो पहला देख लेते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो आपको भी लगभग अनुमान हुआ कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें ये था कि जो हमारे देश के उत्पादक हैं, यानी जो हमारे देश के प्रोडक्ट हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसको शुरू किया गया, इस आंदोलन को, ठीक है। तो देखिए, दोनों कथन बिल्कुल सही है, और इसी के साथ साथ जो दूसरा कथन है एक की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश में हथकरघा बुनकर को सम्मानित करने और भारत में जो हथकरघा उद्योग है उसको उजागर करने के लिए भी प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ दूसरा जो कथन है हम उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन में 7 अगस्त 1905 के दिन ही शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से 7 अगस्त को ही शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया। और स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था ये था कि जो घरेलू उत्पाद है, ठीक है, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही है। तो इस प्रकार से देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न थे, यानी 2014 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्नों को हमारे द्वारा कवर कर दिया गया है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। ये पार्ट सेकंड है, और पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा किया गया है। तो अब आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, यानी अब आप कौन सा विषय चाहते हैं कि उस विषय के रूप में जो है वो सीरीज़ बनाई जाए, जिसमें कि 2014 से लेकर 2023 तक के संपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप जिस विषय को पहले चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त यार मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुधार संबंधित सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दे सकते हैं। धन्यवाद।